जी अस्सलाम वालेकुम, कैफेट। आज के लेक्चर का आगाज करते हैं, लेक्चर नंबर 26। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, हमारा ऑडिट रिपोर्ट का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है ऑडिट रिपोर्ट, उसका लास्ट एलिमेंट डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट एलिमेंट, अगर अभी तक का ऑडिट आपको समझ आ गया और आज का लेक्चर भी समझ आ जाता है, इसके बाद ध्यान में रखिएगा आपको डिफरेंट कंसेप्ट्स की डेप्थ तो आगे सीखेंगे आप, लेकिन नया कंसेप्ट रेयर केस में होगा कि आप सीखें। यानी बेसिक लेवल पे ऑडिट के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे आप सीख चुके होंगे, मैंने जैसे पहले आपको बताया था चैप्टर 4 के एंड पे। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर 4 में जो जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे वन बाय वन हमने स्टडी किया। हमने ओपिनियन सेक्शन के बारे में स्टडी किया, हमने बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के बारे में स्टडी किया, फिर इसके बाद एमसीज ऑफ मैटर, अदर मैटर, फिर गोइंग कंसर्न, फिर की ऑडिट मैटर। ठीक है, तो ये हमारा ये जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इनमें से लास्ट एलिमेंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इसकी तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में से? शाबाश। क्या कुछ भूल गया? सारा कुछ शुरू से शुरू करें, फिर रिवीजन हो जाएगी। चलिए ऐसा करते हैं, इसका भी एक तरीका है रिवीजन करने का। वो क्या है? केस स्टडीज और पास्ट पेपर। तो पास्ट पेपर केस स्टडी की प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे आप, कंसेप्ट भी आपके रिफ्रेश हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, नए कंसेप्ट की तरफ। आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट्स ने की है? ये चलो, इतना शुक्र आपने ये नहीं कहा दिया फोत हो गई है, गुम हो गया। चले, तो इसमें क्वेश्चंस कौन से थे? हमारा वॉल्यूम 2 में क्वेश्चन नंबर 2, ये अप्रोच तो आपके साथ डिस्कस हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन था जी। ये नजर तो नहीं आ रहा आपको? नजर आ रहा है आपको? एंड वाले भाईजान नजर आ रहा है? शाबाश। क्या कह रहा है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट, ब्रीफली इवैल्यूएट ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन। ये इवैल्यूएट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लेन क्या मतलब, क्या एक्सप्लेन करना है? एलेबोरेट का मतलब बताना क्या है, तर्जुमा नहीं चाहिए मुझे, बताना क्या है। जब वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कहता है इवैल्यूएट, इस लफ्ज का मतलब क्या होता है, क्या जानना चाह रहा है वो उनसे? ये बताओ कि ये आपने जो पढ़े हैं डिफरेंट सिचुएशंस, उनमें से कौन से वाली सिचुएशन आई? क्या ये मिस स्टेटमेंट है, ये स्कोप लिमिटेशन है, ये एमसीज ऑफ मैटर वाली सिचुएशन है? कौन सी वाली सिचुएशन है? इवैल्यूएट का मतलब है ये एनालाइज करना है कि ये आपकी कौन सी सिचुएशन इस केस में अराइज हो रही है। क्या ये मिस स्टेटमेंट है, क्या ये स्कोप लिमिटेशन है, या कुछ और, या कुछ और। हमने उसको थोड़ा बताना होता है मिस स्टेटमेंट है, और फिर साबित भी करना होता है। क्यों मिस स्टेटमेंट है? क्योंकि ये आईएफआरएस के खिलाफ है। इन्वेंट्री को लाइफों के ऊपर वैल्यू करना, डेप्रिसिएशन, कुछ फिक्स एसेट्स की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना करना, ठीक है, जस्टिफाई, हाँ, डिस्क्लोजर ना देना। शाबाश। ब्रीफली इवैल्यूएट ईच ऑफ द अबव इंडिपेंडेंट सिचुएशन। ईच का मतलब क्या है? चाहे क्लाइंट एक हो, 3 सिचुएशन दी है, हर एक को आपने अलग-अलग एनालाइज करना है। ईच का मतलब ये है। एंड डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ ईच मैटर ऑन ऑडिट रिपोर्ट इंक्लूडिंग इंपैक्ट ऑन की ऑडिट मैटर सेक्शन। खुद बताइए, इसको की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूडिंग की ऑडिट मैटर सेक्शन लिखने की जरूरत थी क्या? जब क्यों जरूरत नहीं थी? जब उसने लिख दिया ऑडिट रिपोर्ट में इंपैक्ट, तो की ऑडिट मैटर भी उसके अंदर ही होता है, वो तो हमें पता था। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने कह दिया, अच्छी बात है। इसका मतलब है मुझे फौरन क्लिक हो गया, हो ना हो किसी ना किसी सेशन में की ऑडिट मैटर भी आएगा, वरना ये खास तौर पे जिक्र ना कर। अच्छा मुझे बताइए, मुझे सिर्फ अपने सॉल्यूशन को बताते हुए रिपोर्ट के अंदर रहना है कि रिपोर्ट के बाहर भी जाना है? रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, रिपोर्ट के बाहर जाने से क्या मुराद है? कि मुझे प्रोसीजर्स नहीं बताने, ठीक है, मुझे वो कम्युनिकेशन विद डायरेक्टर्स विद मैनेजमेंट नहीं बताना, मुझे वो रिस्क रिवाइज इंक्रीज होगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल होगी, विड्रॉल करना है, ये सारी बातें नहीं बतानी। जो भी बताना है सिर्फ रिपोर्ट के अंदर से बताना है, पक्का? अच्छा, रिपोर्ट के अंदर मुझे किस किस एलिमेंट के, मेरा ख्याल है मुझे रिपोर्ट के अंदर सिर्फ इतना बताना चाहिए कि टाइप ऑफ ओपिनियन क्या होगा। नहीं, रिपोर्ट में सिर्फ ओपिनियन थोड़ा होता है, रिपोर्ट में तो और भी बहुत सी चीजें होती हैं। तो पूरी रिपोर्ट में जो जो पैराग्राफ इफेक्ट हो रहा है मेरे पे लाजिम है, मैंने उसको डिस्कस करना है, चाहे वो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन क्यों ना हो, चाहे वो की ऑडिट मैटर क्यों ना हो, या एमसीज ऑफ मैटर अदर वगैरह क्यों ना हो, या चाहे वो जो अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स थी, याद है? yes, 4 थी कि 5 थे? 4 थे। उनमें सबसे अहम कौन सी वाली थी भला? हाँ, शाबाश, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, शाबाश। तो अब हमने इंपैक्ट बताना, रिक्वायरमेंट क्लियर हो गई कि हमारा स्कोप ऑफ वर्क क्या है, ताकि हम उसके मुताबिक ही आंसर दे। फिर अच्छा, ये क्वेश्चन आई कैप ने अच्छा ड्राफ्ट किया है। कैसे अच्छा ड्राफ्ट? उसने देखिए हर पार्ट के आगे उसने अलग-अलग मार्क्स लिख दिए, तो हमें पता चल गया हर एक को हमने कितना आंसर करना है, अलग-अलग भी करना है, वो तो पहले ही पता था। उस हर एक को टाइम कितना लगाना है, हमारे लेंथ ऑफ द आंसर क्या होगा, वो भी पता चल गया। कह रहे यू आर द ऑडिट मैनेजर इन द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यू आर द ऑडिट मैनेजर। अच्छा, यू आर द ऑडिट मैनेजर या यू हैव बीन अपॉइंटेड एज ऑडिटर, इनमें फर्क है कि नहीं?
बिल्कुल फर्क। यू हैव बीन पॉइंटेड से कंफर्म हो जाता है क्या? फर्स्ट ऑडिट, शाबाश, इनिशियल ऑडिट जिसे हम बोलते हैं, इनिशियल ऑडिट। तो इसमें इनिशियल ऑडिट का केस तो नहीं है ना? नहीं, पता नहीं चल रहा, इतनी इंफॉर्मेशन से पता नहीं चल रहा। Following independent situation of 3 listed audit clients are under your consideration. पहला, clients management has refused to provide written representation about management responsibilities. Written representation about management responsibility. अच्छा, आपको पता था केस स्टडी सॉल्व करनी है रिपोर्ट की कितने डिसीजन, कितने स्टेप्स में? 3। पहला क्या था? मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन, कुछ और। दूसरा सिग्निफिकेंस, और तीसरा इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, जो भी आएगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए ये क्या है? मिस स्टेटमेंट, स्कोप लिमिटेशन, कुछ और? स्कोप लिमिटेशन, शाबाश। अच्छा, वैल्यू एड सिग्निफिकेंस, क्या हमें इसके उसने प्रॉफिट दिया हुआ है? तो इसमें हमारा रूल क्या होता है? दोनों स्टेशन कवर। अच्छा, यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट है जो मैं अभी बिल्ड नहीं करना चाहता, ठीक है? इसीलिए मैं इसको यूं सॉल्व करूंगा। इफ इफेक्ट इज मटेरियल, आर्टिकल शैल एक्सप्रेस, शाबाश बोले, क्वालिफाइड ओपिनियन, एंड इफ इफेक्ट इज परवेसिव, डिस्क्लेमर, राइटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ स्कोप लिमिटेशन इज बेसिस फॉर क्वालिफाइड स्लैश डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। शाबाश शाबाश, ठीक है। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, ये जो उसने मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहा है ना, इस वजह से ये अभी आपको नहीं सिखा रहा, लेकिन जब हम एंड पे चलेंगे, कोई चैप्टर हमारा कोई 20 के करीब होगा, तो उसमें वो हमें कंसेप्ट सिखाता है कि देखो सुनो, जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से होती हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेट। इसका मतलब है इस चीज का इफेक्ट सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होगा। तो जब मैनेजमेंट कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन ना दे, रिप्रेजेंटेशन ना दे, तो उसका इफेक्ट हमेशा परवेसिव होता है। ये आगे चल के सीखेंगे, लेकिन अभी हमने अगर ये नहीं सीखा हुआ तो कोई बात नहीं, फिलहाल के कंसेप्ट के मुताबिक आप दोनों पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर दें, ठीक है? वरना ज़हन में रखिएगा, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कवर कर रही है। पहला पॉइंट क्लियर? इसमें आपने बेसिस, जी की ऑडिट मैटर भी इसमें आएगा। की ऑडिट मैटर की कौन सी वाली एग्जांपल में ये फिट होता है? डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जब आता है तो क्या ये मैंने आपको सिखाया हुआ है? ये कंसेप्ट मैंने नहीं सिखाया, सिखाया बताया हुआ, बेहतरीन। फिर तो की ऑडिट मैटर की भी बात कर लें अगर आप, वैसे ही आज मैंने सिखाना है, लेकिन अगर आपको पहले किसी लेक्चर में डिस्कस हो चुका है तो बिल्कुल वो भी लिखे कि अगर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया जाएगा तो फिर की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड नहीं होगा। जी, पहले की डिस्कशन कंप्लीट। सेकंड, अलर्ट हो जाए, देखें सेकंड केस स्टडी क्या कहती है जी। कहता है पावर जनरेशन लिमिटेड हैज यूज्ड अ फ्यूल प्राइसेस एज एट 30 जून 2022 टू वैल्यू इट्स क्लोजिंग फ्यूल इन्वेंटरीज। Consequently, the value of fuel inventory has been increased from 500 million to rupees 750 million. Profit before tax for the year ended 30th June 22 is rupees 2000 million. यानी पावर जनरेशन लिमिटेड के पास कोई ऑयल था, फ्यूल था, इससे समझ क्या आ रही है? फ्यूल उनके पास था, उन्होंने 30 जून से पहले खरीदा होगा, ऐसे ही है ना? 30 जून से पहले खरीदा, लेकिन उन्होंने 30 जून पे जो फ्यूल की प्राइसेस थी उस पे रिकॉर्ड कर दिया। ये तो पाकिस्तान कंफर्म हो गया। पाकिस्तान में आपको पता है डेली बेसिस पे तकरीबन, डेली ना सही, महीने में 2 दफा प्राइसेस इंक्रीज होती रहती हैं। तो इसका मतलब है इसने कोई पुराना फ्यूल खरीदा था, जब इसे देखा 30 जून पे गवर्नमेंट ने प्राइसेस बढ़ा दी हैं, तो इसने क्या किया? उस पे बढ़ा दिया। क्या इन्वेंटरी हायर प्राइस पे वैल्यू होनी चाहिए कि कॉस्ट पे? लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। अच्छा, इसमें कॉस्ट क्या है? 500 मिलियन और एनआरवी क्या है? 7। अच्छा, अगर वो कहता ना कि उसने फ्यूल प्राइसेस को रिकॉर्ड कर दिया है और इसकी वजह से 500 से नीचे 250 पे चली गई इन्वेंटरी, फिर हम कहते भाई तूने ठीक किया। फिर क्या कहते? ठीक है। लेकिन यहां पे चूंकि इंक्रीज हो रही है, आपको पता है प्रूडेंस कंसेप्ट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना, एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड कर देना। और ये कंसेप्ट हमारे कौन से वाले टॉपिक में? ओनरस कॉन्ट्रैक्ट में, याद है? उसमें एग्जांपल दी थी आपको कि एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉर्ड कर देना, नहीं याद? ओनरस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉफिट मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट का लॉस रिकॉर्ड करना है। तो गलत किया? तो बिल्कुल सिंपल। कितने की मिस स्टेटमेंट भाई, जल्दी से बता? 250 की मिस स्टेटमेंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2000 मिलियन क्यों दिया उसने? कैलकुलेट करना, कैलकुलेट है 100 है, तो ये कितना है? 250 है मटीरियल। अच्छा, प्रॉफिट के 50% से ज्यादा तो नहीं है? जरा जल्दी जल्दी ये भी देख लें, 50% ज्यादा तो, चलो ठीक, अगर 50% से ज्यादा होता तो मैं इसका इफेक्ट परवेसिव। अब कितना लेना है?
मटेरियल। अच्छा इसमें भी ऊपर वाले की या जब प्रॉफिट ने दिया होता ऑल पॉसिबिलिटीज कवर करनी चाहिए कि सिर्फ एक? जब प्रॉफिट दिया हुआ तो सिर्फ जो प्रॉफिट के लिहाज से आएगा उसी को। तो मेरा भाई जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से इफेक्ट ऑन रिपोर्ट, मिस स्टेटमेंट, शाबाश। आगे सिग्निफिकेंस कैलकुलेट करके बता दिया मटेरियल है। आगे भाई जल्दी से। क्वालिफाइड विद पूरा जमा ऑडिटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल में, जल्दी से बोले। ऑडिटर शैल एक्सप्रेस प्रॉपर ड्राफ्टिंग होती है ना क्वालिफाइड, और ऑडिटर शैल आल्सो एक्सप्लेन नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड, क्योंकि अब क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं ना, तो अब बेसिस फॉर ओपिनियन नहीं बोलना। जब अनमोडिफाइड ओपिनियन हो तो रिपोर्ट में हेडिंग आती है ओपिनियन बेसिस फॉर ओपिनियन। जब क्वालिफाइड ओपिनियन हो हेडिंग क्या होती है? क्वालिफाइड ओपिनियन और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। जब एडवर्स ओपिनियन होगा हेडिंग क्या आएगी? एडवर्स ओपिनियन और बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन। और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में तो बेसिस फॉर ओपिनियन होता ही नहीं है। ये किसने सिखाया? मैंने तो नहीं सिखाया। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में भी बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन होता है। वो जो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में नहीं होता वो क्या होता है? की ऑडिट मैटर। शाबाश शाबाश भाई, सेकंड में क्लियर। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन डिटेल असेसमेंट द मैनेजमेंट ऑफ वॉलमार्ट लिमिटेड बिलीव्स दैट WL will not be going concern. Consequently, they have prepared WL's financial statements on liquidation basis. लिक्विडेशन बेसिस। जी बताइए। वो कह रहा है डिटेल असेसमेंट हुई है और वो गोइंग कंसर्न नहीं है, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेशन बेसिस पे बनाई है। अब क्या करेंगे? अनमोडिफाइड ओपिनियन। फिर क्या करेंगे? एम्फसिस ऑफ मैटर। क्या सिर्फ एम्फसिस ऑफ मैटर लिख देंगे कि उसके आगे तीनों पॉइंट्स भी लिखेंगे? शाबाश, तीनों पॉइंट्स भी लिखेंगे। वो तीनों पॉइंट्स कौन कौन से थे? शाबाश बताइए। तीनों पॉइंट्स कौन कौन से बताए? रेफरेंस था, स्टेट द मैटर बीइंग एम्फसाइज्ड था, और आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ। अच्छा ये जो लाइन है आवर ओपिनियन इज नॉट मॉडिफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस मैटर, इसमें उसका फोकस लफ्ज मॉडिफाइड पे है कि दिस मैटर पे है? दिस मैटर पे। इसका मतलब सुनो, ये समझते हैं सर, इसका मतलब यह है कि ओपिनियन अनमोडिफाइड, नॉट मॉडिफाइड है। यहाँ पे क्या कह रहे? नहीं, इसका वो कह रहा है इस मैटर की वजह से नॉट मॉडिफाइड है, किसी और मैटर की वजह से हो सकता है। भाई क्लियर हो गया? अच्छा यहाँ पे की ऑडिट मैटर तो किसी भी सिचुएशन में नहीं आया। की ऑडिट मैटर तो फर्स्ट में मैनेजमेंट हैज रिफ्यूज्ड टू प्रोवाइड, ये तो स्कोप लिमिटेशन थी। परवेसिव हो जाए तो हाँ, तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, लेकिन उसके साथ वो अदर मैटर में हम इफेक्ट बताते हैं। जब इफेक्ट परवेसिव हो तो हमने विड्रॉ करना है, विड्रॉल पॉसिबल प्रैक्टिकेबल डिस्क्लेमर ऑफ। हाँ जी, तो इसमें की ऑडिट मैटर नहीं आ रहा मेरे ख्याल में, नहीं आ रहा। ठीक है, नहीं आ रहा इसमें की ऑडिट मैटर किसी भी सिचुएशन में। पता नहीं उसने क्यों लिख दिया। चलें बहरहाल आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? 5। चलिए जी 5 कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट, डिस्कस द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट एंड। रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे, इंग्लिश पढ़ते हुए कभी एंड के ऊपर आपने तवज्जो नहीं दी होगी। रिक्वायरमेंट के अंदर सबसे अहम लफ्ज एंड होता है, क्योंकि ये आपको बताता है कि अब एक नहीं 2 क्वेश्चन हो गए, 2 in 1 हो गया, और जितने एंड आते जाएंगे उतने ही क्वेश्चंस की तादाद बढ़। तो इसके 2 हिस्से हैं, एक है इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट बताओ, और फिर कह रहा है स्पेसिफाई द प्रोसीजर जो विच यू वुड अंडरटेक। तो सिर्फ रिपोर्ट के अंदर है ना कि अब की बार रिपोर्ट से बाहर भी जाना है? रिपोर्ट से बाहर। अच्छा इसमें ना उसने ड्राफ्ट करते एक लॉजिकल मिस्टेक कर दी है। कोई स्टूडेंट बता सकता है लॉजिकल मिस्टेक क्या है? इस क्वेश्चन में उसने एक लॉजिकल मिस्टेक कर दी है। कोई स्टूडेंट बता सकता है कि लॉजिकल मिस्टेक क्या है? 50 रुपीज प्राइस। हाइब्रिड क्लास में से कोई स्टूडेंट? शाबाश। हाँ जी बताइए। प्रोसीजर में ऑडिट रिपोर्ट आ सकते हैं? पहले ऑडिट रिपोर्ट प्रोसीजर तो होगा ही होगा। बोल ना, सही बोल रहा था, बोल। हाँ पहले प्रोसीजर। हाँ जी शाबाश। ये असूली तौर पे पहले प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं कि पहले रिपोर्ट देते हैं? दुनिया के किसी ऑडिट में ऐसा नहीं होता भाई पहले रिपोर्ट दे दिया बाद में प्रोसीजर परफॉर्म। ऐसा थोड़ी है पहले पेपर दे दो बाद में तैयारी करेंगे। तैयारी पहले होती है, पेपर बाद में देते हैं। इसीलिए पहले प्रोसीजर होने चाहिए थे फिर ऑडिट। लेकिन कोई बात नहीं, हम उससे पहले प्रोसीजर ही बताएंगे। करिए यू आर द ऑडिट। अच्छा प्रोसीजर चूंकि मैंने आपको बताया नहीं, वे भी सिखाए ना, अभी हम उस चैप्टर पे नहीं पहुंचे। चैप्टर कौन सा? 10। ठीक है, तो मैं आपसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 1-1, 2-2 प्रोसीजर पूछूंगा, ज्यादा नहीं पूछूंगा। यू आर द ऑडिट पार्टनर इन फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सम ऑफ द
Audits are in finalization stage and presently the following matters are under your consideration. पहला, the management of Sony Limited has changed its revenue recognition policy. Misstatement होगी कि नहीं होगी? नहीं हुई, शाबाश, अभी नहीं हुई, हाँ अभी जरूरी नहीं, आगे देखेंगे उसने काउंटिंग और डिस्क्लोजर ठीक किया है तो फिर नो मिसस्टेटमेंट, और अगर काउंटिंग में या डिस्क्लोजर में कोई गड़बड़ कर दी है फिर यस मिसस्टेटमेंट, फिर तो है मिसस्टेटमेंट। अब देखते हैं क्या कहता है आगे। As the audit engagement partner, you are satisfied with the accounting and disclosure related to change in accounting policy. Partner satisfy हो गया, इसका मतलब कोई misstatement नहीं है। Further, the impact of change is significant. Impact of change significant. Emphasis of matter. Emphasis of matter. ये सोचे किसे, लेकिन emphasis of matter में नहीं थी, वो क्या था? Early application of new accounting standard. वो न्यू काउंटिंग स्टैंडर्ड था, पॉलिसी, ये पॉलिसी है शाबाश। ये की ऑडिट मैटर याद है, लिस्ट आपको पढ़ाई थी, हाँ जी, सिग्निफिकेंट है, तो ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये क्या है? की ऑडिट मैटर, ठीक है। अब जिस तरह एमसीओ मैटर का रूल था, जिस तरह की ऑडिट मैटर का रूल, सॉरी अदर गोइंग कंसर्न का रूल था, उसी तरह की ऑडिट मैटर में भी हमने बताना होता है कि क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, 3 चीजें, लेकिन वो भी हमने पढ़ी नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा, सिर्फ इतने इस पॉइंट पे पहुंच गए कि ये मिस स्टेटमेंट नहीं है और राइटर की ऑडिट मैटर सेक्शन इंक्लूड की ऑडिट मैटर इंक्लूड करेगा। क्लियर? सेकंड, देयर इज लीगल डिस्प्यूट बिटवीन मार्वी लिमिटेड एंड वन ऑफ इट्स कस्टमर। इन दिस रिगार्ड द लीगल एडवाइजर हैज कंफर्म्ड द स्टैंड। जब कभी लीगल डिस्प्यूट होता है, हमारे पास बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस क्या होता है? लॉयर से पूछना, ठीक है। लॉयर क्या, कोई लॉयर एक्सपर्ट है ना, और नॉर्मली जो क्लाइंट का लॉयर होता है ना नॉर्मल केस स्टडीज में, वो इंडिपेंडेंट होगा, हम उसकी बात पे एतबार कर लिया करेंगे। लेकिन अगर केस स्टडी में वो हमें इंडिकेशन दे दे कि लॉयर क्लाइंट का एम्प्लॉय रहा है, या लॉयर के और सीईओ के जो है एक गुड फैमिली टर्म्स हैं, तो उस सूरत में फिर हम अपना लॉयर कंसल्ट करेंगे, अपना इंडिपेंडेंट। यहां पे लॉयर से पूछा, लॉयर ने क्या कहा? उसने कहा कंफर्म द स्टैंस ऑफ मैनेजमेंट, उसने कहा मैनेजमेंट ठीक कह रही है इन ए मीटिंग। हाउएवर ही हैड रिफ्यूज्ड टू प्रोवाइड ए रिटन कंफर्मेशन देयरऑन, लेकिन उसने कहा कंफर्मेशन रिटर्न मैं नहीं दे सकता। तो क्या है? नहीं तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर की तरफ नहीं चले जाएंगे? नहीं, हाँ जी, 2 केसेस बताया था, नहीं बैंक और लॉयर के केस में, शाबाश। तो ये स्कोप लिमिटेशन है। आगे ऑर्डर शैल एक्सप्रेस। अच्छा पहले प्रोसीजर बता दे, प्रोसीजर में क्या करेंगे आप? प्रोसीजर में मैनेजमेंट से या 2 शावे गवर्नर से कम्युनिकेट करेंगे कि इंसिस्ट कीजिए कि हमें वो कंफर्मेशन लेटर सेंड कर दे। अगर 2 चावे गवर्नर से कम्युनिकेशन के बावजूद भी कंफर्मेशन नहीं मिलती तो फिर हम स्कोप लिमिटेशन होगी, ओपिनियन की तरफ चले जाएंगे। क्लियर? इफेक्ट क्या बताएंगे, मटेरियल के परवेसिव या दोनों? शाबाश। इसमें कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इसमें मेन पॉइंट ये है कि इसका अल्टरनेटिव प्रोसीजर कोई नहीं। ठीक। फिर द मैनेजमेंट ऑफ लैला लिमिटेड इज नॉट विलिंग टू मेक सर्टेन डिस्क्लोजर। The management is of the view that these disclosure will not add any value to the financial statement. Further, the information required to make these disclosure cannot be compiled before the deadline for completion of the audit. ठीक है, कुछ डिस्क्लोजर्स वो क्लाइंट नहीं दे रहा, कुछ डिस्क्लोजर है वो क्लाइंट प्रोवाइड नहीं, तो डिस्क्लोजर अगर प्रोवाइड ना करे ये भी क्या मिस स्टेटमेंट होती है? ये भी मिस स्टेटमेंट है। क्लाइंट अगर नहीं प्रोवाइड करा मिस स्टेटमेंट है। अच्छा वो कह रहे हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, तो ठीक है भाई, रिक्वायर्ड है आईएफआरएस, तो फिर आप अपनी जजमेंट थोड़ी लगाएंगे, ठीक है। जो चीज रिक्वायर्ड है वो कर वो तो आपको करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए यहां सिर्फ एक कोई एक्सेप्शनल केस है, शायद वो मैंने पढ़ा था जब मैं स्टूडेंट था, कि जब कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो, जैसे कोई लीगल केस है, कोई सेंसिटिव, और वो डिस्क्लोज करने से कंपनी का को नुकसान हो रहा हो, यानी सेंसिटिव, तो उसमें भी डिस्क्लोजर देते हैं इवन, लेकिन वो फिर जनरल नेचर का डिस्क्लोजर देते हैं। इस तरह की कोई बात पढ़ी आपने? इस तरह की बात, जनरल नेचर का डिस्क्लोजर सिर्फ देते हैं। तो डिस्क्लोजर जो रिक्वायर्ड है या फर्स्ट ने वो हमें लाजमी देना है। तो यहां पे मिस स्टेटमेंट हो गई, डिस्क्लोजर नहीं दिया तो। अच्छा मैनेजमेंट का दूसरा आर्गुमेंट, पहले 2 आर्गुमेंट थे, एक तो ये कि उसने कहा इसमें वैल्यू ऐड नहीं होगी। भाई वैल्यू ऐड नहीं होगी तो वो स्टैंडर्ड पागल है, उन्होंने रिक्वायर्ड कहा तो वो तो इंक्लूड करना ही चाहिए। दूसरा आर्गुमेंट क्या है कि टाइम लगेगा इसमें, तो क्या इस वजह से हम अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दें? आपको पता है यही आर्गुमेंट उसने हमें उस वक्त भी दिया था, उस केस स्टडी में जब सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन की बात हुई थी। उसने कहा था कुछ की रिवैल्यूएशन होगी, बाकी की 6 महीने बाद होगी रिपोर्ट पहले, तो हमने वहां पे उसकी बात मानी थी, नहीं यहां पे भी नहीं मानेंगे हम। उसे कहेंगे भाईजान या तो डेडलाइन एक्सटेंड कर दें
हाँ यहाँ करके लाए, ये हमारे प्रोसीजर्स होंगे, ये प्रोसीजर वाली रिक्वायरमेंट में उसको बताना है कि डिस्कस विद मैनेजमेंट एंड कन्विंस टू इंक्लूड डिस्क्लोजर। अगर मैनेजमेंट नहीं मानती फिर किसको बताना है? चाबी, अगर वो भी नहीं मानते तो फिर ओपिनियन। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है जी, आगे चलिए। ये क्वेश्चन भी क्लियर। इसमें अहम चीज, आपने हर पार्ट को 2 हिस्सों में बताना है, एक प्रोसीजर, एक इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। ठीक है, इसमें प्रोसीजर का मैंने जिक्र नहीं किया, की एडेड मैटर है ना, वो भी डिटेल में पढ़ाना है, लेकिन यहाँ पे आपने सिर्फ की एडेड मैटर भी पिक कर लिया तो काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम? चलिए, अच्छा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये आर्गुमेंट देते हैं सी में कि सर वो हमने फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क में पढ़ा था कि एडिशनल डिस्क्लोजर दे सकते हैं तो डिपार्चर भी तो कर सकते हैं, तो वो उसके साथ कंडीशन भी पड़ी थी। ये नहीं था कि जिस मर्जी केस में एडिशनल डिस्क्लोजर डिपार्चर करते जाए, ये नहीं था, रिक्वायरमेंट भी थी क्या? फेयर प्रेजेंटेशन। स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो हमने कह दिया ना वो फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करता है, वो वहां पे आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं जहां पे मना ना हो या क्लियर गाइडेंस ना हो। जहां पे क्लियरली कह दिया, जैसे हम एज ऑडिटर प्रोफेशनल जजमेंट कहां पे अप्लाई करते हैं? हमें क्या अपनी जजमेंट अप्लाई करने की इजाजत है? बिल्कुल है, लेकिन कहां अप्लाई करनी है? जहां पे क्लियर गाइडेंस नहीं है। तो एडिशनल डिस्क्लोजर या डिपार्चर मैनेजमेंट भी कर सकती है अपनी जजमेंट की बेस पे, लेकिन जहां पे स्टैंडर्ड की हदूद के अंदर रहते हो, जहां इजाजत है। नेक्स्ट है जी हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कह रहा है डिस्कस द इंपैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट। अब देखें, अब चूंकि आप क्वेश्चन की केस स्टडी के अल्फाज के साथ फेमिलियर हो रहे हैं ना, तो जैसे जैसे आप फेमिलियर होते जा रहे हैं मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज होती जाएगी, क्योंकि अल्फाज अब रिपीट हो रहे हैं ना, तो हर केस में उन अल्फाज को फोकस करवाना, एक्सप्लेन करवाना जरूरी नहीं होता। पॉसिबल इंपैक्ट बताना है, प्रोसीजर बताएंगे कि नहीं? रिपोर्ट के अंदर, रिपोर्ट से बाहर। शाबाश। एज एंगेजमेंट पार्टनर यू हैव रिव्यूड द वर्किंग पेपर ऑफ नदीम लिमिटेड इन व्हिच द ऑडिट टीम हैज हाइलाइटेड फॉलोइंग मैटर्स। पहला, NL provides 6 months warranty to its customer and has hired an expert to compute the warranty provision। शाबाश, ये अच्छा काम किया। मुश्किल काम हो अगर तो मैनेजमेंट भी एक्सपर्ट को एंगेज कर सकती है और ऑडिटर भी एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता है अगर मुश्किल एरिया। मैनेजमेंट ने कर लिया, अच्छा किया। अगर आगे सारा कुछ ठीक होगा तो मैं अनमोडिफाइड ओपिनियन दूंगा और क्या करूंगा? की ऑडिट मैटर दूंगा अगर आगे। लेकिन देखते हैं आगे कहानी क्या ट्विस्ट आता है। The management is not willing to provide written representation for the warranty provision because provision is in accordance with experts advice। मैनेजमेंट कह रही है इसके बारे में ना हम आपको ये प्रोविजन हम क्यों आपको रिप्रेजेंटेशन दें, हमने तो इसमें काम ही नहीं किया, एक्सपर्ट ने किया। तो क्या वो कह रहे एक्सपर्ट से ले लो जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आपसे तो नहीं लेनी। आप सही कह रहे हैं आर्गुमेंट। स्टैंडर्ड ये कहता है कि जब आप किसी एक्सपर्ट को एंगेज करते हैं, रूल याद रखिएगा, एक्सपर्ट को एंगेज करते हैं तो एंगेज कर तो वो जो भी काम करेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है? जिसने एंगेज किया है। शाबाश, ठीक है, जिसने एंगेज किया। आपके टेस्ट चेक होते हैं, वो हम बाज़ औक़ात आउटसाइड पार्टीज या टीए से टेस्ट चेक करवाते हैं। अगर वो कोई गलती करे तो आप मुझसे कहें सर ये देखें ये इसने टोटल ठीक नहीं किया, ये क्वेश्चन चेक ही नहीं किया, ठीक है, तो क्या मैं ये कहूं भाई मेरा कोई कसूर नहीं? जो कहना टीए से जाके कहो कि मेरे पे जिम्मेदारी है। बिल्कुल, हम किसी भी थर्ड पार्टी को अगर एंगेज करते हैं, याद रखें, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे है। तो अल्टीमेट एंगेज मैनेजमेंट ने किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल मैनेजमेंट पे है, शिफ्ट नहीं हुई, स्टिल मैनेजमेंट। क्या रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए मैनेजमेंट को? रिप्रेजेंटेशन हमें मैनेजमेंट से लेनी चाहिए कि एक्सपर्ट से? मैनेजमेंट से। अगर प्रोवाइड नहीं करती तो स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट्स दोनों। शाबाश। और आगे आप डिस्कस करने में आगे रूटीन की बात है। बी, सर्टेन कंटिंजेंट एसेट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये अगर जिसने वो लिस्ट पढ़ी हुई है ना, मैंने जो आपको दी थी लिस्ट, याद है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म वाली, उसमें शायद मेरा ख्याल है ये डिस्कस हुआ था। कंटिंजेंट एसेट्स हैव बीन डिस्क्लोज्ड इन द ड्राफ्ट फंड। अच्छा, कंटिंजेंट एसेट और कंटिंजेंट लायबिलिटी में फर्क पता है भाई? ऐसा वो दोनों की एग्जांपल बताई थी आपको। लीगल केस, अगर हमने किसी के खिलाफ लीगल केस फाइल किया है क्लाइंट ने, वो कंटिंजेंट एसेट है, और अगर किसी ने क्लाइंट के खिलाफ किया है कंटिंजेंट लायबिलिटी। अच्छा, इसे कंटिंजेंट क्यों कहा? एसेट और लायबिलिटी तो समझ आ जाता है ना, इनफ्लो या आउटफ्लो। कंटिंजेंट, हाँ जी, क्योंकि इसमें सर्टन नहीं होता कि आउटकम क्या होगा। अच्छा, यहां पे ट्विस्ट है कि कंटिंजेंट एसेट या लायबिलिटी को रिकॉर्ड करना है कि डिस्क्लोज करना? इट डिपेंड्स। वो कहता है कि अगर आउटफ्लो प्रोबेबल एंड मेजरेबल हो, लायबिलिटी का केस लेता है, एसेट का लेता है।
लायबिलिटी के केस में क्या कहता है, आउटफ्लो प्रोबेबल और मेजरेबल हो तो रिकॉर्ड कर लो, नहीं तो डिस्क्लोज। लेकिन एसेट के केस में क्या कहता है, प्रोबेबल एंड मेजरेबल हो तो डिस्क्लोज करना है, सर्टेन हो तो फिर रिकॉर्ड करना है। हाँ वर्चुअली सर्टेन हो फिर रिकॉर्ड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? ये फर्क ज़हन में रखिएगा। कंटीजेंट एसेट का रूल क्या है और कंटीजेंट लायबिलिटी का। ये है कंटीजेंट एसेट, जिसमें क्या कह रहा है, एसेट इन विच इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज पॉसिबल बट नॉट प्रोबेबल। प्रोबेबल नहीं, पॉसिबल है, प्रोबेबल नहीं है, तो क्या करना चाहिए, डिस्क्लोज का रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं करना। पॉसिबल, ये एसेट है और पॉसिबल है। जब कभी कंटीजेंट का वर्ड आ जाए, आपने दो चीजें देखनी है डिसीजन पे जाने से पहले, एसेट है कि लायबिलिटी है, ये देख लीजिएगा, और फिर प्रोबेबल है या पॉसिबल, ये देख लेना, ये देख लेना। तो इसमें कह रहा है कि मैनेजमेंट इज ऑफ द व्यू दैट आईएफआरएस डज नॉट प्रोहिबिट मेकिंग एडिशनल डिस्क्लोजर व्हिच एनहांस द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि ये यूजर की अंडरस्टैंड, अब ये वही अपनी जजमेंट लगा रहे हैं, लेकिन आईएफआरएस की गाइडेंस मौजूद है कि आपने ये डिस्क्लोज नहीं करना, उस पर भी जजमेंट क्या लगती है, नहीं ये मिस स्टेटमेंट है। इफेक्ट दोनों डिस्कस करते हैं, क्लियर जी? चलिए, ये 3 केस स्टडीज मेरा ख्याल आज के लिए काफी है। अब चलते हैं हम अपने फ्रेश कंसेप्ट की तरफ, जो कि किससे रिलेट करते हैं, की ऑर्डर मैटर सेक्शन से। जी अटेंटिव हैं जी, करें स्टार्ट। ये हाइब्रिड क्लास वाले स्टूडेंट्स आज कोई आवाज नहीं सुना रहे अपनी। हाइब्रिड क्लास में से रूम नंबर 6 में से कोई अपनी आवाज खैर करिए बता दे। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में से, और रूम नंबर 4 में से भी, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 4 में से भी आ रही है आवाज। ये रूम नंबर कौन सा था, 6, शाबाश। और रूम नंबर 4 से ओके है सब कुछ। धीरे टॉपिक पढ़ने की ऑर्डर मैटर सेक्शन इन रिपोर्ट। सेक्शन, अच्छा पहली चीज ये सुने, लफ्ज की ऑडिट मैटर और की ऑडिट मैटर सेक्शन में फर्क है। फर्क क्या है? हाँ जी, बात का ऐसा था जैसे एक से ज्यादा मैटर भी तो आ सकते हैं। तो की ऑडिट मैटर सेक्शन का मतलब है वो पूरा सेक्शन जिसके अंदर डिफरेंट की ऑडिट मैटर्स आएंगे। ठीक है, वो की ऑडिट मैटर हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो, कभी कभार ये भी हो सकता है क्या 0 हो। तो पहला कंसेप्ट क्या बिल्ड किया, की ऑडिट मैटर सेक्शन और की ऑडिट मैटर में फर्क है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, सम टाइम ऐसा हो सकता है कि की ऑडिट मैटर सेक्शन तो है, उसमें की ऑडिट मैटर कोई नहीं है। ये कब होता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। तो पहला कंसेप्ट क्या, की ऑडिट मैटर सेक्शन में और की ऑडिट मैटर में फर्क है। की ऑडिट मैटर सेक्शन रिपोर्ट की वो जगह जिसमें जितने भी की ऑडिट मैटर होंगे उसमें फेंकते जाएंगे, 1 2 3। सेक्शन एक ही होगा, उसके अंदर की ऑडिट मैटर्स की तादाद वेरी कर सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। नॉर्मली 2 या 3 होते हैं, 2 या 3, 2 से 3 किया। एक दफा रिसर्च की उन्होंने डिफरेंट कंपनीज की, तो उन्होंने बताया एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, ऑन एवरेज लिस्टेड कंपनीज 2.4 के लगभग की ऑडिट मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर रहे हैं। यानी ज्यादा, कुछ लिस्टेड कंपनी 2 की ऑडिट मैटर भी दे रही है, कुछ 3 भी दे रही है, ज्यादातर यही चलता है 2 3 2 3 2 3, लेकिन कभी कभार 1 भी हो जाता है, कभी कभार हो सकता है 4 भी हो जाए। तो की ऑडिट मैटर सेक्शन में और की ऑडिट मैटर में फर्क, पहली चीज समझ आ गई आपको। आगे चलते हैं, कहते हैं सबसे पहले तो आपको यह बता दे कि ऑडिट मैटर सेक्शन कब आएगा कब नहीं आएगा। इसका है एक बेसिक रूल और 2 एक्सेप्शन। की ऑडिट मैटर सेक्शन की बात कर रहा हूं, मैटर की बात नहीं कर रहा। की ऑडिट मैटर सेक्शन कब आएगा? लिस्टेड कंपनी के ऑडिट में आएगा। की ऑडिट मैटर कब आएगा? लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर सेक्शन आएगा। यह है बेसिक रूल। अब इसकी 2 एक्सेप्शन। पहली एक्सेप्शन, हो सकता है कि लिस्टेड कंपनी है फिर भी की ऑडिट मैटर सेक्शन ना आए, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के केस में। अगर आप लिस्टेड क्लाइंट पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फिर की ऑडिट मैटर सेक्शन नहीं आएगा। दूसरी एक्सेप्शन कि हो सकता है अनलिस्टेड हो,
उसमें भी की ऑडिट मैटर आ जाए, वो कब? हाँ, जब रिक्वायर्ड बाय लॉ हो या ऑडिटर जरूरी समझे। जब रिक्वायर्ड बाय लॉ हो या ऑडिटर जरूरी समझे तो की ऑडिट मैटर आएगा। ठीक है, जैसे वो एग्जांपल देता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज होती है ना, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज कौन सी वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें लोगों का, जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट, पैसा इन्वॉल्व है या वैसे इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। जैसे हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनमें लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है इनमें। या वो म्यूचुअल फंड की भी एग्जांपल देता है, म्यूचुअल फंड होते हैं, बहुत से जनरल पब्लिक ने थोड़े थोड़े करके पैसे उसमें डाले होते हैं। तो ये एग्जांपल्स ऐसे हैं पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। इनकी ऑडिट रिपोर्ट में, हालांकि वो लिस्टेड नहीं होते बाजू का हॉस्पिटल्स वगैरह, लेकिन उनकी ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर आ सकता है बिल्कुल। अगर तो रिक्वायर्ड बाय, देखे दो चीजें हैं, रिक्वायर्ड बाय लॉ हो फिर तो आएगा ही आएगा, और अगर ऑडिटर जरूरी समझे फिर भी आएगा। ठीक है, उन्होंने ऑडिटर को भी डिस्क्रिशनरी पावर दे दी। तो मेन कंसेप्ट क्या, की ऑडिट मैटर सेक्शन कब आएगा? लिस्टेड कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में आएगा। क्या इसकी एक्सेप्शन? बिल्कुल है, लिस्टेड पहली एक्सेप्शन। डिस्क्लेमर ओपिनियन है तो लिस्टेड में भी नहीं आएगा, और अगर रिक्वायर्ड बाय लॉ है तो अनलिस्टेड में भी आ जाएगा। यह ऑडिटर जरूरी समझता है। क्लियर हो गया? वरना लिस्टेड में की ऑडिट मैटर आता है, अनलिस्टेड में नहीं आता। लेकिन एक एग्जांपल दे दी जब लिस्टेड में भी नहीं आएगा, और एक एग्जांपल दे दी जब अनलिस्टेड में भी आएगा। क्लियर हो गई बात? एग्जाम में आपको जो टेस्ट करेगा ना, वो ये चीज टेस्ट करेगा, पहली वाली एक्सेप्शन, डिस्क्लेमर ओपिनियन के साथ। यहां तक क्लियर? हमने समझ लिया की ऑडिट मैटर और की ऑडिट मैटर सेक्शन में फर्क है। हमने सीख लिया कि ऑडिट मैटर सेक्शन किस सिचुएशन में आएगा और किस में नहीं आएगा। अब आगे चलें, सेक्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं की ऑडिट मैटर की तरफ। की ऑडिट मैटर का कंसेप्ट मैंने आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में दे दिया था कि पहले हम सिर्फ आउटकम रिपोर्ट किया करते थे। ठीक है, सिर्फ आउटकम, हम अपने प्रोसीजर या एफर्ट्स नहीं बताया करते थे, सिर्फ रिजल्ट बताया करते थे। लेकिन आईफैक ने कहा कि अब हम अपने एफर्ट्स भी बताया करेंगे, प्रोसीजर भी, लेकिन एफर्ट्स या प्रोसीजर हर एरिया के नहीं। जब ये डिसाइड किया, जिस दिन ये डिसाइड किया कि हम अपनी रिपोर्ट में जो हमारी एफर्ट्स या प्रोसीजर है उनका भी जिक्र करेंगे, तो उसी दिन आईफैक ने ये सोचना शुरू कर दिया कि क्या हर एरिया के प्रोसीजर बताएंगे? इसका जवाब है नहीं। किसके बताएंगे? सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट के। अच्छा, दूसरा डिसीजन, क्या मोस्ट सिग्निफिकेंट एरिया जो फर्ज कीजिए 3 है, उनके भी हर प्रोसीजर्स बताएंगे जो परफॉर्म किया है, या सिर्फ उनमें भी जो की प्रोसीजर्स हैं वो बताएंगे? शाबाश, की प्रोसीजर बताएंगे। तो ये ज़हन में रखिएगा कि जब हमने पूरे ऑडिट में जो भी काम किया है अपनी रिपोर्ट में बताना है, तो पहला हर एरिया नहीं बताना, सिर्फ मोस्ट सिग्निफिकेंट बताना है, और दूसरा मोस्ट सिग्निफिकेंट का भी हर प्रोसीजर नहीं बताना, सिर्फ की प्रोसीजर्स बताने हैं। समझ आ रही है? अच्छा, यहां पे अब हमें वो की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन दे रहा है। कह रहा है आप कैसे पहचानोगे कि की ऑडिट मैटर कौन सा है कौन सा नहीं? हमने कहा पहचानने की क्या जरूरत है, हमने लिस्ट याद कर ली है। लिस्ट याद, तो कहने का लिस्ट याद कर ली तो चलो कैफ एड पास हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस में भी तो जाओगे ना, वहां पे तो आपको अपनी जजमेंट भी अप्लाई करना पड़ेगी। तो जजमेंट के लिए डेफिनेशन भी जरूरी। जैसे हमने एमसीक्यू मैटर की लिस्ट याद की, लेकिन हमने डेफिनेशन भी याद की। डेफिनेशन क्या? क्योंकि प्रैक्टिस के लिए डेफिनेशन जरूरी होती है, जजमेंट अप्लाई करनी है ना, असल में तो डेफिनेशन है। लेकिन एग्जाम्स में एग्जाम्पल में से चूंकि केस स्टडी बनाता है, इसलिए एग्जाम में पास होना चाहते हैं तो सिर्फ एग्जाम्पल्स कवर कर लें काफी है। लेकिन प्रैक्टिस में भी चाहते हैं आप अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छे ऑडिटर बने, तो फिर आपको डेफिनेशन पे भी ग्रिप होनी चाहिए। यही वजह है कि हमने एमसीक्यू मैटर की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, एग्जाम्पल भी पढ़ी, डेफिनेशन भी, अदर मैटर एग्जाम्पल्स भी पढ़ी, डेफिनेशन भी पढ़े। तो यहां पे की ऑडिट मैटर की अब डेफिनेशन के लिए तैयार हो जाए। कहता है की ऑडिट मैटर क्या है? की ऑडिट मैटर्स सेलेक्ट किए जाते हैं किन मैटर से? उन मैटर से जो दो शाब्दिक वर्णस को कम्युनिकेट किए जाएंगे। ठीक है, और जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है फ्रॉम करंट पीरियड ऑडिट, फ्रॉम करंट पीरियड। ये करंट पीरियड पहले सुन लें, ये सीफैप लेवल का कंसेप्ट है। आपको पता है हमें क्लाइंट बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो 2-3 सालों के ऑडिट करवाने के लिए अपॉइंट कर लेता है। ठीक है, जब मैं फर्म में मेरा लास्ट ईयर था ना, तो उसमें हमारे पास एक ऐसा क्लाइंट आया, वो हॉस्पिटल था, उसके लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हुई थी। और आपको पता है जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो नई गवर्नमेंट देखना, पुरानी गवर्नमेंट ने घपला तो नहीं किया, वो कोई ना कोई स्कैंडल ढूंढने की कोई अपने पॉलिटिकल पर्पस जो भी। उन्होंने कहा जी हॉस्पिटल का पिछले 5 साल का ऑडिट कीजिए, हालांकि रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं था। रिक्वायर्ड बाय लॉ होता तो हर साल हो रहा होता। क्या ऐसा हो सकता है कि हमें मल्टीपल ईयर्स का ऑडिट करने के लिए कहा जाए? बिल्कुल हो सकता है,
ठीक है। अब वहां पे नेगोशिएशन चल रही थी, बाद में एक्सेप्ट किया नहीं किया मुझे नहीं पता, वो फिर मैं निकल आया था वहां से। तो लेकिन नेगोशिएशन अगर फर्ज कीजिए उन्होंने पॉइंट कर लिया, हमने रिपोर्ट देनी है, गैस कीजिए उसमें जो की ऑडिट मैटर आएगा वो पिछले 500 सालों का आएगा कि सिर्फ करंट ईयर का? करंट ईयर का। ये उसने क्लियर कर दिया, क्योंकि पिछले सालों का तो वो रेलिवेंट नहीं ना रहा, इतना अहम नहीं रहा। तो की ऑडिट मैटर किसमें से? करंट पीरियड का। कौन सा मैटर है? मोस्ट सिग्निफिकेंट। अच्छा आप मुझे ये बताइए, क्या हमने कहीं पे ये कंसेप्ट पढ़ा है कि ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी में रिपोर्ट देने के साथ साथ अदर कम्युनिकेशन भी होती है? अदर कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी मिसाल क्या है? किसको कम्युनिकेट करता है ऑडिटर शेयर होल्डर के अलावा? दो चाबी गवर्नेंस को। जितने भी सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं वो दो चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट किए जाते हैं, पढ़ा? जैसे उसकी एक एग्जांपल थी, अगर इंटरनल कंट्रोल वीकनेस हो दो चाबी गवर्नेंस को कम्युनिकेट कर मैनेजमेंट लेटर के जरिए। और एक और भी एग्जांपल थी जिसका रिपोर्ट में भी जिक्र करता है कि अगर कोई कोड ऑफ एथिक्स की वायलेशन हो इंडिपेंडेंस के रूल्स की, कंप्लाई किया है कि नहीं किया, अगर उसकी कोई वो भी डायरेक्टर्स को बताते हैं। ये कोड ऑफ एथिक्स की इंडिपेंडेंस वाली बात कहीं पढ़ी है? ये रिपोर्ट में शायद किसी जगह लिखा हुआ था, मुझे लगा। हाँ जी। तो साबित ये हुआ कि हर सिग्निफिकेंट मैटर्स हम डायरेक्टर को कम्युनिकेट करते हैं। एग्रीड? फिर से, हर सिग्निफिकेंट मैटर्स हम डायरेक्टर को कम्युनिकेट करते हैं। इवन अगर कोई रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन आ रही हो वो भी कम्युनिकेट करते हैं। हर सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं। एग्री करते हैं इसे सारे? अब मुझे बताइए, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट तो हो, सिग्निफिकेंट ना हो? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मैटर हो सकता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट? क्या ऐसा हो सकता है कि बंदा करोड़पति तो हो लेकिन लखपति ना हो सकता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट से भी ऊपर आता है ना। क्या कहते हैं यार, इसमें कौन सी साइंस है? सिग्निफिकेंट मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू मोस्ट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट ऐसे ही होता है। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट, इसका मतलब है जितने भी की ऑडिट मैटर्स होंगे वो हमने डायरेक्टर्स को जितने भी मैटर्स कम्युनिकेट किए हैं ना, डायरेक्टर्स को जितने भी मैटर्स कम्युनिकेट किए हैं, की ऑडिट मैटर उसी में से निकलेंगे, उसी में से निकलेंगे। लेकिन सारे मैटर जो डायरेक्टर को कम्युनिकेट किया वो की ऑडिट मैटर नहीं होंगे, क्योंकि वो तो सिग्निफिकेंट, उनमें से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो, यानी कंप्लीट कंसेप्ट क्या बना कि एवरी सिग्निफिकेंट मैटर डायरेक्टर को कम्युनिकेट करना। फर्स्ट कीजिए हमने 15 मैटर कम्युनिकेट कर दिए, अब उस लिस्ट में से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है वो की ऑडिट मैटर है। केस स्टडी में अगर उसने कह दिया ना कि एक मैटर है ऑडिटर की जजमेंट के मुताबिक मोस्ट सिग्निफिकेंट है लेकिन वो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट नहीं किया, क्या वो की ऑडिट मैटर हो सकता है? आपने कहना नहीं हो सकता, और फौरन रीजन ये जहन में आ जाए, ये कैसे मुमकिन है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट है लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है? क्योंकि सिग्निफिकेंट होता तो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए यहां पे क्या कह रहा है कि की ऑडिट मैटर कहां से सिलेक्ट किया जाएगा? उन सिग्निफिकेंट मैटर से जो डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए हैं, उन 15-20 सिग्निफिकेंट मैटर में से जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होगा करंट, वो की ऑडिट मैटर होगा। तो की ऑडिट मैटर को पहचानने का बड़ा ही आसान तरीका क्या है? ड्यूरिंग ऑडिट जितने भी मैटर्स डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए हैं ना, उन सब में से देख लें सबसे ज्यादा आपको सर दर्द वाले कौन से थे? जो टॉप 2 या टॉप 3 है वो आपके की ऑडिट मैटर है। टॉप 2 या टॉप 3 की ऑडिट मैटर। ये पहचानना समझ आ गया। प्रैक्टिस में कैसे पहचानेंगे? एग्जाम में तो पहचानेंगे ना, लिस्ट है। प्रैक्टिस में कैसे पहचानेंगे? जितने भी मैटर डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किए उनमें से मोस्ट सिग्निफिकेंट करंट ईयर वाले की ऑडिट मैटर है। क्लियर? चलिए, अब ये एक और स्टैंडर्ड है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, YSA 260 है, वो हमें ये बताता है कि डायरेक्टर्स को कौन कौन सा मैटर कम्युनिकेट करना है, उसकी भी लिस्ट है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में हमने तो सिर्फ 2-3 एग्जांपल्स पढ़ने वही काफी है कि डायरेक्टर्स को कौन कौन से मैटर कम्युनिकेट करते हैं। वो डेफिशिएंसी इंटरनल कंट्रोल, कोड ऑफ एथिक्स की प्रॉब्लम या इंडिपेंडेंस की प्रॉब्लम, और तीसरा क्या था? रिपोर्ट में कोई भी मॉडिफिकेशन आ जाए। भाई ये 2-3 एग्जांपल काफी है, वरना वो तो 20-25 की लिस्ट दिया उसने स्टैंडर्ड, छोड़े इसको। की ऑडिट मैटर क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। हाउ टू डिटरमिन की ऑडिट मैटर, यहां पे बता रहा है कि आप कैसे डिसाइड, वो तो डेफिनेशन थी ना, डेफिनेशन थी। अब आपको बता रहा है फैक्टर्स कि कोई की ऑडिट मैटर है कि नहीं, इसको कैसे देखें। 3 चीजें होती हैं, एक है डेफिनेशन, एक है फैक्टर्स, फैक्टर, और तीसरी है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल इनमें सबसे स्ट्रांग होता है किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए डेफिनेशन, प्रैक्टिकली डेफिनेशन, और फिर उसके बाद होता है फैक्टर्स कि आपके सामने कोई भी चीज आएगी, डेफिनेशन तो ठीक है, इस डेफिनेशन की रोशनी में कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए हम बताएंगे।
और फिर आती है एग्जांपल्स। ठीक है, तो हमने एग्जांपल्स पहले पढ़ ली थी, अब डेफिनेशन और डेफिनेशन के बाद फैक्टर्स के किन चीजों, ये फैक्टर्स नॉर्मली ये सिर्फ रटे वाली बात होती है। फैक्टर्स टू कंसीडर क्या है, सिर्फ रटे वाली बात। और आप ये देखेंगे कि जो एग्जांपल्स है ना, ये इन्हीं फैक्टर्स की रोशनी में बनाई गई हैं। ये जो एग्जांपल्स हैं इन्हीं फैक्टर्स को सामने रखते हुए एग्जांपल्स बनाई गई है। ठीक है, फैक्टर्स पता हो ना तो आप डिफरेंट एग्जांपल खुद से भी बना सकते हैं। पहला उसने कहा जिस एरिया में सिग्निफिकेंट रिस्क होगा वो की ऑर्डर मैटर है, पहला फैक्टर। ठीक है, ये फैक्टर डेफिनेशन से ज्यादा इलेबोरेट कर रहे होते हैं कंसेप्ट को। ठीक है, फैक्टर टू कंसीडर, आपने डिसाइड करना है, क्या डिसीजन करना है, ये मैटर की ऑर्डर मैटर है कि नहीं। डेफिनेशन क्या है, डायरेक्टर्स को जो कम्युनिकेट, इनमें से जो टॉप 3 होंगे वो हमारे की ऑर्डर मैटर हैं। तो उसने कहा ये कैसे पता चलेगा टॉप 3 कौन से हैं कौन से नहीं। उसने कहा ये फैक्टर लो जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क है वो की ऑर्डर मैटर है। अच्छा, एक और मजे की बात बता दूं आपको प्लीज। एक होता है हाई रिस्क, एक होता है सिग्निफिकेंट रिस्क, दोनों में फर्क है। हाई रिस्क होता है हमारा नॉर्मल रिस्क। सिग्निफिकेंट रिस्क क्या होता है, हाई से भी ऊपर, हाई से भी ऊपर। तो जिनमें वेरी हाई रिस्क है, सिग्निफिकेंट रिस्क का मतलब क्या, वेरी हाई रिस्क, वो हमारा क्या हो जाएगा, की ऑर्डर मैटर। ऐसे एरियाज जिनमें जजमेंट्स और अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हैं वो क्या होगा, की ऑर्डर मैटर। एग्जाम्पल दीजिए, डेप्रिसिएशन शाबाश, इंपेयरमेंट शाबाश, रिवेल शाबाश। तो जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क है जैसे लीगल केसेस, की ऑर्डर मैटर। जजमेंट एंड अनसर्टेनिटी है, की ऑर्डर मैटर। सिग्निफिकेंट इवेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड, ये भी क्या है, की ऑर्डर मैटर। इसको सिर्फ याद कर लें, इस पे ज्यादा गौर नहीं करना, फिर कभी समझाऊंगा। आपको पता है ना, कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा चेंज करें ना उसको, वो इधर एमसीक्यू मैटर में फिट हो जाती है। थोड़ा सा चेंज करें वो उठ के उधर चली जाती है गोइंग कंसर्न में, थोड़ा सा उसमें चेंज करें वो। लीगल केस है, डिस्क्लोज नहीं किया मिसस्टेटमेंट, डिस्क्लोज किया है एमसीक्यू मैटर। अच्छा, लीगल केस है लेकिन रूटीन नेचर के बहुत से, की ऑर्डर मैटर। अच्छा, लीगल केस है लेकिन अगर हार गए तो कंपनी बंद हो जाएगी, गोइंग कंसर्न। देखिए छोटी छोटी सिचुएशंस जो चेंज होने की वजह से वो आपको इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है। उसी तरह सिग्निफिकेंट इवेंट, आपने सिग्निफिकेंट इवेंट पहले पढ़ा होगा, ठीक है, कि एमसीक्यू मैटर में वो था असल में डिजास्टर। अगर डिजास्टर होगा ना तो वो उधर एमसीक्यू मैटर में जाता है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और सिग्निफिकेंट इवेंट होगा जो ड्यूरिंग द ईयर अकर हुआ है, वो क्या होगा, क्योंकि खुद सोचें मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो वो तो सिग्निफिकेंट ही होगा। ये तो डेफिनेशन में लफ्ज लिखा हुआ था सिग्निफिकेंट। कंप्लेक्सिटी एंड सब्जेक्टिविटी, कोई मैटर कितना कम्प्लेक्स मुश्किल है या उसमें कितने अंदाजे लगाने पड़ते हैं, जिसमें अंदाजे लगाने पड़े उसे कहते हैं सब्जेक्टिविटी या अनसर्टेनिटी भी लफ्ज। सब्जेक्टिविटी और अनसर्टेनिटी का मतलब एक ही है, जो चीज हमें कंफर्म ना हो, कंफर्म ना हो, उसमें हम अनसर्टेनिटी का वर्ड भी यूज करते हैं, सब्जेक्टिविटी का भी। ये तो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि कुछ एरियाज हमारे लिए वेरीफाई करना मुश्किल होते हैं, एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, अनसर्टेनिटी। यूज ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल, इसमें भी मैटर आ सकता है। फैक्टर्स आपने लाजमी याद करना है। एग्जांपल्स तो आप बता देते थे, देखिए एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे ना। अच्छा, अब मैं आपसे एक केस स्टडी को सामने रखते हुए छोटी सी एक्सरसाइज करवाना चाहता हूं। मैच करना है, वो होता है ना, क्वेश्चन होता था मैच द कंसेप्ट, लेफ्ट साइड वाला है, राइट साइड वाला, मैच द कंसेप्ट। इसमें मैं राइट साइड वाली कोई आइटम सेलेक्ट करूंगा, आपने इस कंसेप्ट को मैच करना है कि ये किस वजह से, किस फैक्टर को सामने रखते हुए ये की ऑर्डर मैटर बना, ठीक है। और एक फैक्टर, एक से ज्यादा तो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी एक फैक्टर अगर इसमें रेलिवेंट है हो सकता है इसमें भी रेलिवेंट हो, ठीक है जी। चलिए बताइए, रीवैल्यूएशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, हाँ क्योंकि इसमें एक्सपर्ट इन्वॉल्व होता है, और जजमेंट भी इन्वॉल्व होती है। जजमेंट से ज्यादा मुझे कम्प्लेक्सिटी रेलिवेंट लग रहा है, क्योंकि रिवैल्यूएशन मुश्किल होता है, इसको डेफर टैक्स की एडजस्टमेंट भी आती है इसमें, और इसमें डिस्क्लोजर भी होते हैं। चलिए दो फैक्टर बढ़े। रिवैल्यूएशन, अगर आपसे कोई पूछे साबित करें, कैसे आपने कहा रिवैल्यूएशन की ऑडिट मैटर है, कैसे साबित करेंगे, हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड ने फैक्टर दिए, ये फैक्टर भी फिट बैठता है, ये भी एक फैक्टर भी आ जाए जस्टिफाई, हम एहतियातन 2 कर लेते हैं।
इंपेयरमेंट बताइए, जजमेंट हाँ इसमें फ्यूचर कैश फ्लोज होती है जज करने, और कम्प्लेक्स भी है, ठीक है। चेंजेस इन फ्रेमवर्क और पॉलिसीज, ये नॉर्मली सिग्निफिकेंट होते हैं। फ्रेमवर्क में चेंज होना यहां पर सिग्निफिकेंट, ये भी आ सकता है, और कौन सा आ सकता है, कम्प्लेक्सिटी भी आ सकते हैं, हाँ ठीक है, वो मुश्किल होगा जो चेंजेस आते हैं। एक्विजिशन, डिस्पोजल, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस, ये भी सिग्निफिकेंट इवेंट है, सिग्निफिकेंट। और क्या, कम्प्लेक्सिटी के रिस्क, कम्प्लेक्सिटी में ठीक है, रिस्क में ठीक है, लेकिन हम बहुत ज्यादा फैक्टर्स नहीं लिखेंगे सारे, सिर्फ एक या दो लिखा करेंगे। डेफर्ड टैक्स कम्प्लेक्स भी है, अनसर्टेनिटी भी है मुझे लग रहा है, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने के लिए जरूरी होता है फ्यूचर के टैक्सेबल प्रॉफिट हो, तो फ्यूचर की चीज जहां पे आ गई वहां पे अनसर्टेनिटी या सब्जेक्टिविटी आ जाती है। आप अनसर्टेनिटी या सब्जेक्टिविटी से कोई एक लफ्ज। यूज ऑफ एक्सपर्ट, ये तो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, और कम्प्लेक्स था इसीलिए उसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी आ जाएगा, कम्प्लेक्स भी आ जाएगा। टैक्स कंटिजेंसीज कम्प्लेक्स भी है और अनसर्टेनिटी भी है, पता नहीं लाउ करते हैं टैक्स वाले के नहीं। सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ये तो सिग्निफिकेंट इवेंट आ गया, ये भी आ गया, और इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है। इसमें रिस्क आपका रिलेटेड पार्टी में रिस्क फ्रॉड होता है, रिलेटेड पार्टी पता है समझाया था, हाँ जी। तो एग्जैक्ट फैक्टर्स समझाने की वजह क्या थी, ताकि आप जस्टिफाई करवा सकें कि ये जो लिस्ट दी है हमने, किन फैक्टर्स को सामने रखते हुए, क्या क्राइटेरिया है जिसको सामने रखते हुए हमने कहा ये की ऑडिट मैटर आएंगे। अच्छा मुझे आखिरी चीज बताइए, वैसे तो हमारे लिए की ऑडिट मैटर में जब किसी डिसाइड करना होता है ना, डिसीजन करना होता है कि कोई मैटर की ऑडिट मैटर है कि नहीं, तो प्रैक्टिस में डेफिनेशन को भी सामने रखते हैं, फैक्टर्स को भी और एग्जांपल्स को भी। लेकिन मुझे बताइए आपके लिए ज्यादा अहम क्या है, डेफिनेशन और फैक्टर्स ज्यादा अहम है या एग्जांपल्स? प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेशन और फैक्टर्स, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल्स। लेकिन जहन में रखिएगा, अगर कभी एग्जाम में ना वो आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी टेस्ट, हालांकि करना नहीं चाहिए लेकिन कभी कभार कर लेता है, और आपसे कहे एक मैटर है प्रीपेड एक्सपेंसेस है, हालांकि आज तक मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस किसी की ऑडिट मैटर में देखे नहीं, बहुत आसान होते हैं, पेमेंट हुई है चेक कर लें, लेकिन एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूं। उन्होंने कहा प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, ये डायरेक्टर्स को कम्युनिकेट किया गया था और इसमें ऑडिटर की एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगी, ठीक है, तो क्या ये की ऑडिट मैटर हो सकता है? क्या ये की ऑडिट मैटर हो सकता है? तो आपने कहना है यस, आप जो कंडीशन पूरी करवा रहे हो कि डायरेक्टर को कम्युनिकेट किया है और है भी करंट पीरियड की, और फिर आपने कहा सिग्निफिकेंट ऑडिट एफर्ट्स उसमें इन्वॉल्व हुई थी, तो ये की उस वक्त आपने ये नहीं कहना नहीं सर ने कहा था लिस्ट है ना, एग्जांपल्स याद करो, बेस्ट एग्जांपल्स हैं और उम्मीद है इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा। लेकिन हाँ आपने ध्यान में रखना है, अगर वो आपको डेफिनेशन पूरी करवा देना या फैक्टर्स पूरे करवा दे कोई 2-3, तो फिर आपने उसको की ऑडिट मैटर में कर देना है। इसमें प्लस पॉसिबल है, इस एग्जांपल्स के नीचे लिख दें, एग्जांपल के नीचे लिख दें, क्या लिख दें? प्लस इज पॉसिबल, प्लस इज पॉसिबल, इसका मतलब क्या है? और भी हो सकते हैं। चलिए अब हम इस काबिल हो गए हैं क्या कि हम डिसाइड कर सके किसी भी केस स्टडी में और इवन प्रैक्टिस में भी हमारे सामने कोई मैटर है, हम बता सके कि ऑडिट मैटर है कि नहीं। अब डिसाइड कर लिया, अब अगला टास्क क्या है हमारा? उसको रिपोर्ट में ड्राफ्ट कैसे करना। अच्छा इसमें कहेंगे सर ये ड्राफ्ट आप बोलते हैं, ये ड्राफ्ट क्या है? ये ड्राफ्ट क्या है? ये क्या? ये ड्राफ्ट का मतलब है रिपोर्ट के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग में कैसे लिखेंगे, रिपोर्ट के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग में कैसे लिखेंगे। कहता है मसला ही कोई नहीं, आपने सबसे पहले देनी है मेन हेडिंग। मेन हेडिंग क्या है? की ऑडिट मैटर सेक्शन की। फिर इसमें हम डेफिनेशन दे देते हैं की ऑडिट मैटर होता क्या है, क्योंकि आपको तो डेफिनेशन याद है ना, यार यूजर को नहीं याद होगी, यूजर को नहीं पता, यूजर की जाने वाला की ऑडिट मैटर क्या, उसको बताना पड़ेगा ना। तो पहले की ऑडिट मैटर आए कि की ऑडिट मैटर सेक्शन आए, सेक्शन के बाद फौरन की ऑडिट मैटर छाप दें कि पहले डिफाइन कर दें। कहता है पहले मेन हेडिंग दो की ऑडिट मैटर सेक्शन की, उसके अंदर डिफाइन कर दो, फिर उसके अंदर सब हेडिंग दो। सब हेडिंग एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। उसकी एग्जांपल देता है, कहता है अगर आपका क्लाइंट बिल्कुल सीधा साधा मासूम है, सिंपल ऑपरेशंस हैं,
सिंपल ऑपरेशंस हैं और वो भी बहुत कम है, लिमिटेड है, तो हो सकता है कोई की ऑडिट मैटर ना हो सकता। सेक्शन और चीज है, लिस्टेड कंपनी है तो सेक्शन आएगा ही आएगा, उसमें ये लिख देंगे देयर इज नो की ऑडिट मैटर। जिंदगी आसान थी, लेकिन ऐसा क्लाइंट किस्मत वालों को मिलता है, ऐसा क्लाइंट कि लिस्टेड भी हो और की ऑडिट मैटर ही ना, किस्मत वालों। इसलिए आप छोड़ दें, आपने कभी नहीं सोचना कि आपको एक क्लाइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको। क्लाइंट 1 2 3 वाले मिलेंगे। आपने कोई सेलेक्ट करें, शाबाश, कोई सेलेक्ट करें की ऑडिट मैटर क्या, डेफर्ड। इधर हेडिंग आएगी डेफर्ड टैक्स, सब हेडिंग में क्या आएगा, इधर आएगा की ऑडिट मैटर, ये डेफर्ड टैक्स। डेफर्ड टैक्स के नीचे 3 चीजें आपने लिखनी है, व्हाट, व्हाई, हाउ। क्या लिखना है, व्हाट, व्हाई, हाउ। यानी की ऑडिट मैटर सेक्शन के 3 पार्ट्स हैं, सॉरी की ऑडिट मैटर के। जब आप की ऑडिट मैटर को ड्राफ्ट कर रहे होंगे कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं। व्हाट, व्हाई, व्हाट का मतलब क्या है, क्या है, ये की ऑडिट मैटर क्या है, ये डेफर्ड टैक्स है। ये की ऑडिट मैटर क्या है, ये रीवैल्यूएशन है। ये की ऑडिट मैटर क्या है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, इंपेयरमेंट है। ये है आपका व्हाट, ये है आपका व्हाई। कैसे आपने अंदाजा लगाया कि ये की ऑडिट मैटर है, ये बताइए, व्हाई की तरह बोला, शाबाश, फैक्टर्स। ये व्हाट है, ये आप जस्टिफाई करवा रहे हैं, जैसे मिस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करवाते हैं ना, बिकॉज आईएफआरएस रिक्वायर्स टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन, मिस स्टेटमेंट को जस्टिफाई, उसी तरह की ऑडिट मैटर को आप जस्टिफाई करवा रहे हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बिजनेस इज की ऑडिट मैटर बिकॉज सिग्निफिकेंट रिस्क है या तो दूसरा। हाउ का मतलब क्या है, कैसे एड्रेस किया आपने इसको। इसमें हम प्रोसीजर्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, प्रोसीजर। स्टैंडर्ड में 3 ऑप्शन दिया, लेकिन दुनिया में ज्यादातर एक ही ऑप्शन चलती है, प्रोसीजर वाले। हाउ एड्रेस का मतलब क्या है, आपने ये मसला था ना, मैटर था, मोस्ट सिग्निफिकेंट था, इसको कैसे एड्रेस किया, इस वाले हिस्से में हम बताते हैं हमने इसको कैसे। इसमें 3 या 4 प्रोसीजर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड कहता है प्रोसीजर लिख लो या आउटकम लिख लो या ऑब्जर्वेशन लिख लो, लेकिन सारी दुनिया में क्या चलता है, प्रोसीजर। ऑप्शंस तीनों है, प्रोसीजर भी, आउटकम भी, ऑब्जर्वेशन भी, लेकिन क्या लिखा जाता है, प्रोसीजर्स। क्लियर। अब एक दफा अगर हम प्रैक्टिकली भी देख लें कि ऑडिट मैटर कैसा होता है, जो पढ़ा है कंसेप्ट थ्योरेटिकल, उसको प्रैक्टिस के साथ कर लें तो अच्छा है कि नहीं। 3-4 मिनट दे देंगे फिर, शाबाश शाबाश, आपसे यही उम्मीद थी। भाई अभी टाइम है, इतनी देर नहीं लगेगी जितनी आप समझ रहे हैं। ये अगर किसी स्टूडेंट के पास वो जो प्रैक्टिकल आपको ऑडिट बोर्ड दिए थे ना, वो है तो वो सामने रखें, वो कोलगेट वाली। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आपके ख्याल में की ऑडिट मैटर ओपिनियन सेक्शन से पहले आएगा कि बाद में, बाद में आएगा। ओपिनियन से अहम भी कोई चीज है, कोई नहीं है, तो बाद में आएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं ओपिनियन सेक्शन, ओपिनियन से नीचे बेसिस, बेसिस से नीचे की ऑडिट मैटर। ये है हमारी मेन हेडिंग, ये हमारी क्या है, मेन हेडिंग। फिर नीचे क्या कह रहा है, की ऑडिट मैटर्स आर दोज मैटर्स दैट इन आवर प्रोफेशनल जजमेंट वर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस। मोस्ट सिग्निफिकेंस को अंडरलाइन करें। इन आवर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, करंट पीरियड को अंडरलाइन करें। Those matters were addressed in the context of audit of financial statement as a whole and informing our opinion thereof, and we do not provide a separate opinion। कहता है ये ना समझना इनके ऊपर अलग-अलग ओपिनियन दे रहे हैं, नहीं नहीं, ओपिनियन हमारा एक ही। ये ना आप कहें ऊपर भी एक ओपिनियन है, नीचे भी 3-4 ओपिनियन है, ठीक है। तो ये उसने हमें एक तरह से हालांकि इसमें वो वाली बात मिसिंग है, कम्युनिकेशन विद मुताबिक, लेकिन वो कहता है अंडरस्टूड है, सिग्निफिकेंट मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं। तो जब मैंने मोस्ट सिग्निफिकेंट कह दिया ना, तो ये सिग्निफिकेंट भी है, लेकिन लिख देता तो अच्छा था। अच्छा आप देखें, ये है की ऑडिट मैटर सेक्शन डेफिनेशन। इसके बाद ये क्या है, फॉलोइंग इज द की ऑडिट मैटर। अच्छा, इसका मतलब है उसने इज का लफ्ज़ एक ही की ऑडिट मैटर। ये है सब हेडिंग, ये क्या है, सब हेडिंग। अच्छा, स्टैंडर्ड ने रिक्वायर नहीं किया, लेकिन कहता है अगर की ऑडिट मैटर भी आप इसमें नोट्स द अकाउंट्स का रेफरेंस दे देना तो बहुत अच्छा होता है।
ठीक है, लेकिन उसने इसको लाजमी, हालांकि प्रैक्टिस में हम हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं रेफरेंस है, लाजमी नहीं दिया, क्योंकि हर की ऑडिट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है ना, तो मे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसका जिक्र हो, मे भी ना हो। अगर उस मैटर का फाइनेंशियल में जिक्र है ना, तो फिर आपने उसको रेफर कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं, आगे चलते हैं। जैसे फर्ज कीजिए, इसमें एक एग्जांपल आपको था, इसमें अगर आप एक एक करके नोट करेंगे ना, तो तकरीबन हर एक मैटर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होता नजर आएगा। लेकिन जो कंपोनेंट ऑडिटर है ना, ये चूंकि ऑडिटर ही एंगेज करता है, तो इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जिक्र नहीं हो। तो मोर देन 95% केसेस में समझ लीजिए कि ऑडिट मैटर में नोट्स और अकाउंट्स का रेफरेंस आता है, लेकिन हमेशा ये लाजमी नहीं, इसलिए उसने रिक्वायर नहीं किया। लेकिन आप मेरा ख्याल है जितने भी प्रैक्टिस में की ऑडिट मैटर पढ़ेंगे ना, उसमें रेफरेंस आ रहा होगा। ये की ऑडिट मैटर आ गया, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्टिविटी कंपनी के बारे में बता रहा है। यहां पे क्या है, व्हाट, ये हेडिंग, सब हेडिंग यहां पे कि सेल कर रहा है वो, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड इज रिकॉग्नाइज्ड। जब रेवेन्यू के बारे में सारी बात कर रहा है ना, रेवेन्यू इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू एक्सक्लूडिंग वगैरह। फिर आगे कह रहा है वी कंसीडर रेवेन्यू रिकॉग्निशन एज ए की ऑडिट मैटर। नहीं, अभी वाई नहीं है, अभी वर्ड ही चल रहा है। ये पीछे एक्सप्लेन किया था, यहां पे समराइज कर रहा है। हमने रेवेन्यू को कहा की ऑडिट मैटर, आगे ड्यू टू, ये आगे वाई शुरू हो रहा है, रेवेन्यू बीइंग वन ऑफ द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ऑफ द कंपनी, कि हर बंदा इसको फोकस कर रहा होता है। एंड रीजन दैट रेवेन्यू इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। यहां पे क्या बता रहा है, रिस्क आ गया ना, सिग्निफिकेंटली रेवेन्यू इस साल इंक्रीज हो गया पिछले साल की निस्बत, तो रिस्क आ गया, रिस्क की वजह से है, केपीआई है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है। इन एडिशन रेवेन्यू वाज आल्सो कंसीडर्ड एज एरिया ऑफ सिग्निफिकेंट ऑडिट रिस्क एज पार्ट ऑफ ऑडिट प्रोसेस। तो ये उसने हमें यहां पे उसने हमें ऊपर बता दिया क्या, रेवेन्यू की डिस्कशन कर रहा है, यहां पे वाई और यहां पे आपने इन प्रोसीजर को पढ़ लेना है, कुछ समझ आएंगे, कुछ ज्यादातर समझ नहीं आएंगे, लेकिन आपने फिर भी इसको पढ़ लेना है, पढ़ लेना है। तो आज हमने क्या सीखा, जरा क्विक रिवीजन हो जाए। की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन सीखी, किन सिचुएशन फैक्टर्स, फिर एग्जांपल्स पहले सीख चुके थे, और उसकी ड्राफ्टिंग। अच्छा, ड्राफ्टिंग को ना एक और पर्पस के लिए भी आपने ध्यान से पढ़ना है। ये जो प्रेजेंटेशन है ना ड्राफ्टिंग, इसलिए कि आगे चल के हमारा एक टॉपिक आएगा रिस्क असेसमेंट का। रिस्क असेसमेंट की ड्राफ्टिंग भी एज इट इज इस तरह होगी। सुनने जैसे था ना, एमसीस ऑफ मैटर तकरीबन इक्वल टू गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, ड्राफ्टिंग ऑफ एमसी मैटर इज इक्वल टू तकरीबन गोइंग, उसी तरह ड्राफ्टिंग ऑफ की ऑडिट मैटर इज इक्वल टू तकरीबन रिस्क असेसमेंट क्वेश्चन, जो आपने पढ़ना है। एक एक तीर से दो शिकार। एमसीस ऑफ मैटर के तीर से हमने गोइंग कंसर्न का भी शिकार किया, तो की ऑडिट मैटर वाले तीर से हमने रिस्क असेसमेंट का भी शिकार करना है, इसलिए ये प्रेजेंटेशन ध्यान में रखिएगा। क्लियर जी? चलिए, और असाइनमेंट जरूर करनी है आपने। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।